विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा हमने, उनके वंशजों के बारे में पढ़ा, औरंगजेब से लोहा लेने वाली वीर महिला ताराबाई के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद छत्रपति साहू जी के बारे में पढ़ा, 2 पेशवाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज तीसरे पेशवा करने हमने, कौन से? बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। पहला पॉइंट जो याद करना वो ये याद करना है कि तीसरे पेशवा, तीसरा पानीपत का युद्ध, तीसरा पेशवा, तीसरा पानीपत का युद्ध। तीसरे पेशवा कौन? बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता ही है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली का नाम मतलब उपाधि पूछता है, दुर्रे दुर्रानी, दुर्रे दुर्रानी, ठीक है। अब भाई बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव, एक क्वेश्चन पूछता है नाना साहब के नाम से किन्हें जाना जाता है? इनका नाम भी क्या है? नाना साहब है। एक आगे जाके पढ़ेंगे आप नाना साहब, वो अलग है, लेकिन किस पेशवा को, 7 पेशवाओं में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? आंसर बालाजी बाजीराव को जाना जाता है, ठीक है। अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति नहीं थे ये, मैंने बताया आपको। बाजीराव तो मराठा शक्ति का अवतार माना जाता है, सैनिक पेशवा कहा जाता है ना, और बहुत सारे युद्ध लड़े, जीते। 500 सिपाहियों के साथ जिन्होंने दिल्ली पर धावा बोल दिया हो तो उनकी तो बात ही क्या है। वो योग्यता नहीं थी बालाजी बाजीराव के अंदर, लेकिन बालाजी बाजीराव ने एक बढ़िया काम किया, उन्होंने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया। क्या किया? अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया। राज्य की आय के साधनों को बढ़ाने, उन साधनों को राज्य के हित में अधिकाधिक प्रयोग करने की जो उन्होंने कोशिश की, उसकी वजह से थोड़ा सा क्या है, समृद्धि आई। क्या आई? मराठा संघ में समृद्धि आई, ठीक है। बताया जाता है कि उनकी मुख्य दुर्बलता मराठा सरदारों को अपने अधीन बनाए रखने और उनके पारस्परिक सहयोग बनाए रखने में असफल रहने की थी। मैंने आपको बता दिया था कि मराठा सरदारों को जो अलग अलग जगह पर जागीरें देकर उन्हें राज करने की जो छूट दी गई थी पहले, वो बड़ा घातक सिद्ध हुआ आगे चलकर। तो 4 मराठा सरदार बताए मैंने, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोंसले, ठीक है। ये कास्ट सुनी होगी आपने, जैसे महान गायिका हैं आशा भोंसले, सुना है तो, ठीक है। तो भाई जो बालाजी बाजीराव थे वो अपने मराठा सरदारों को अपने अधीन नहीं रख सके, बनाकर नहीं रख सके उनके साथ, ठीक है। और उनका पारस्परिक सहयोग क्या प्राप्त करने में असफल रहे। उसके बाद 1741 में बालाजी बाजीराव ने क्या किया कि रघुजी भोंसले, किनके? रघुजी भोंसले का नाम इंपॉर्टेंट है। रघुजी भोंसले के विरुद्ध अलीवर्दी खां की मदद की और मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? बंगाल में। मुर्शिदाबाद कहाँ? बंगाल के लिए प्रस्थान किया। रघुजी भोंसले को युद्ध में पराजित किया, संधि के लिए बाध्य किया। देखो अब आपस में ही क्या हो रहा है भाई, पेशवा हैं बालाजी बाजीराव और जो भोसले, रघुजी भोसले हैं, वो क्या मराठा सरदार हैं। मतलब रघुजी भोसले के विरुद्ध अलीवर्दी खां को क्या कर रहे हैं? सहायता दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद जा रहे हैं बंगाल में, रघुजी भोसले को युद्ध में पराजित कर रहे हैं, संधि के लिए बाध्य कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अलीवर्दी खां पेशवा को बंगाल पर चौथ की वसूली और सेना के व्यय के लिए 22 लाख रुपए की धनराशि देने पर सहमत हो गया। भाई अलीवर्दी खां की जब क्या मदद की, किन्होंने? बालाजी बाजीराव ने। तो उसने कहा कि ठीक है, आप बंगाल में क्या कर सकते हो? चौथ वसूल सकते हो। चौथ मतलब 1/4 चौथ की वसूली कर सकते हो। बाकी सेना के व्यय के लिए 22 लाख रुपए की धनराशि देने पर सहमत हो गया। कौन? अलीवर्दी खां। इतना समझ में आ गया। 1741 में मुगल बादशाह ने एक संधि करके मालवा पर मराठों के अधिकार को वैधता प्रदान कर दी। इनके समय में एक काम ये हुआ कि मालवा पर मराठों के अधिकार को वैध मान लिया गया मुगल सम्राट के द्वारा। किसके द्वारा? मुगल सम्राट के द्वारा, ठीक है। 15 दिसंबर 1749 को साहू जी का निधन हो गया। छत्रपति साहू का क्या हो गया? निधन हो गया। अब इनकी कोई संतान नहीं थी। किनकी? छत्रपति साहू की। तो अब थोड़ा गड़बड़ शुरू हो गई फिर दोबारा। जब क्या होता है, कोई राजा निसंतान मरता है तो उसके बाद क्या होता है, उत्तराधिकार के लिए दावे होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या किया गया कि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने ताराबाई के पौत्र राजा राम सेकंड, किसको पौत्र बोल रहा हूं, पोता किनका? ताराबाई का। कौन ताराबाई? वही वीर मराठा महिला जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया था? लोहा लिया था। मराठा स्वतंत्रता संग्राम को क्या किया था? जारी रखा था।
है ना, पति की मृत्यु हो गई थी, राजा राम की मृत्यु हो गई थी, और ताराबाई ने क्या किया, कई सालों तक औरंगजेब से लोहा लिया। उन्हीं के पौत्र को किस नाम से, राजा राम सेकंड के नाम से छत्रपति के रूप, मतलब अपना उत्तराधिकारी क्या कर दिया, घोषित कर दिया। किंतु ताराबाई ने राजनीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया, और दूसरी ओर राजा राम ने भी समानांतर दल को प्रश्रय देना शुरू किया, किंतु उसकी यह नीति सफल ना हो सकी। अब क्या होता है, 1750 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता में, मध्यस्थता मतलब बीच में रघुजी भोसले क्या करवाते हैं, एक समझौता कराते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है मराठा उनके लिए, साम्राज्य के लिए, ठीक है, मराठों के लिए। रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम सेकंड और थर्ड पेशवा कौन, बालाजी बाजीराव के बीच में संघौला की संधि होती है। क्या होती है? अब ये इतनी इंपॉर्टेंट संधि है कि अब जो पेशवा है वो सर्वे सर्वा हो जाएंगे। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के छत्रपति रह गए, केवल नाम मात्र के राजा रह गए, और क्या हो गया, मराठा संगठन का वास्तविक नेता जो हो गया वो कौन हो गया, पेशवा हो गया। और पेशवा का पद वंशानुगत पेशवा। संघौला से क्या हो गया, अभी तक भी शक्ति पेशवाओं के हाथ में थी, लेकिन अब एक समझौता जो हुआ ना, उससे यह हो गया कि बस अब सर्वे सर्वा कौन रहेंगे, पेशवा रहेंगे, ठीक है, और वंशानुगत ही रहेंगे। मराठा राजनीति का केंद्र अब क्या हो गया, पूना हो गया। क्या हो गया, मराठा राजनीति का केंद्र। आपने वहां पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, छत्रपति साहू कहाँ थे, सतारा में थे, और कोल्हापुर में कौन थे, जो ताराबाई का जो छोटा पुत्र था, ताराबाई का अल्पायु पुत्र, मतलब ताराबाई हेड थी, लेकिन ताराबाई के अल्पायु पुत्र क्या रहे, नीचे शिवाजी सेकंड के नाम से शासन कर रहे थे, ऊपर कौन थे, छत्रपति साहू थे, ठीक है। लेकिन अब जो केंद्र हो गया वो क्या हो गया, पूना हो गया। क्या हो गया, महाराष्ट्र में है, हाँ। साहू ने पेशवा को सैन्य और प्रशासनिक दोनों ही विषयों में सर्वोच्च सत्ता प्रदान की, और पेशवाई को बालाजी बाजीराव के लिए वंशानुगत भी बना दिया। पेशवाई क्या हो गई, अब वंशानुगत हो गई। भाई वंश के हिसाब से तो चल ही रहे थे वैसे, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव जो थे उनके पुत्र थे, बाजीराव फर्स्ट के बाद उनका पुत्र कौन, बालाजी बाजीराव। वंशानुगत तो चल ही रहा था, लेकिन अब इस समझौते से बोल दिया कि अब पेशवाई क्या होगी, वंशानुगत होगी। इतना समझ में आ गया। इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। क्या दी जाती है, पेशवाओं के लिए उनको अधिकार मिल गया। क्या मिल गया, जब जब अधिकार मिलेगा तो उपमालंकार का यूज होगा वहां पर, मैग्ना कार्टा से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। मराठा राजनीति का केंद्र पूना हो गया। शाहू ने पेशवा को सैन्य व प्रशासनिक दोनों ही विषयों में सर्वोच्च सत्ता प्रदान कर दी, और पेशवाई को बालाजी बाजीराव के लिए वंशानुगत बना दिया। ताराबाई ने पेशवा को उखाड़ फेंकने और राजा राम सेकंड पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। राजा राम सेकंड को सतारा के किले में बंदी बना दिया गया। राजा राम सेकंड को सतारा के किले में बंदी बना दिया गया। 1752 में पेशवा ने मुगल बादशाह से एक संधि की, है ना। उसने मुगल बादशाह ने मराठों को स्वतंत्र भारत में, संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार दिया। अब देखो, पहले एक कम छोटे क्षेत्र पर चौथ वसूलते थे, अब क्या हो गया, संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार मिल गया। इसका मतलब इनकम बढ़ गई। क्या हो गई, चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया। उसके बाद से उसके बदले में मराठों ने अवसर पड़ने पर मुगल बादशाह को सहायता देने का वायदा किया। मराठों ने कहा कि जब जब मुगलों पर क्या आएगी, आक्रमण करेगा, तो हम आपकी सहायता करेंगे, इसके एवज में हमें संपूर्ण चौथ वसूल करने का। इतना समझ में आ गया जी। इस संधि से मराठे दिल्ली की राजनीति से संबंधित हो गए, और मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। मराठा शक्ति अपने किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, किस पेशवा के समय में? आंसर, बालाजी बाजीराव, थर्ड पेशवा, ठीक है। पेशवा बालाजी बाजीराव थर्ड पेशवा के समय में क्या हो गया, मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई।
1754 में मराठे रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे और वजीर गाजिउद्दीन की सहायता करते हुए उन्होंने अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर सेकंड को मुगल बादशाह बना दिया। यानी अब पहले तो निर्माता कौन थे? सैयद ब्रदर्स थे। अब मराठों ने क्या कर दिया कि दिल्ली की गद्दी पर भी राजाओं को उतारने और बिठाने का मतलब इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने क्या किया, वजीर गाजिउद्दीन की सहायता से अहमद शाह को सिंहासन से हटाया और आलमगीर सेकंड को क्या कर दिया, मुगल बादशाह बना दिया। ये जो अहमद शाह है ना, ये जब राजकुमार था, मतलब उस समय एक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। उस अहमद शाह अब्दाली को इस अहमद शाह ने हराया था कभी किसी जमाने में। मतलब उस समय तक अहमद शाह अब्दाली की शक्ति क्या थी, बहुत ही इतनी कम थी कि उसको मुगल शहजादा अहमद शाह क्या कर रहा है कि युद्ध में हरा दे रहा है। आगे चलकर अहमद शाह अब्दाली इतना स्ट्रांग होके आता है कि सबसे बड़ी जो शक्ति थी भारत की, जिन्होंने देश पर शासन करना था, उनको हरा दिया। और हराने का कारण भी मैंने बता दिया आपको, आमने सामने का युद्ध में सिद्धहस्त नहीं थे मराठे। उनकी जो टैक्टिक्स थी, वॉर टैक्टिक्स थी, वो अलग थी। अगर वो अपनी वॉर टैक्टिक्स को क्या करते, अपनाते, तो मेरे ख्याल से अहमद शाह अब्दाली को हरा देते। आमने सामने की लड़ाई में क्या हो गया, दिक्कत हो गई, है ना, तोपों के सामने या जो भी है। चलो फिर क्या हुआ 1757 में, भाई ये ध्यान रखना कि और घटनाएं भी घटित हो रही है देश में। 1757 में वो बंगाल में प्लासी का युद्ध चल रहा है। 1757 में यहाँ मराठों के क्या चल रहा है, मराठों ने रघुनाथ राव के नेतृत्व में पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी पद से हटाकर अहमद शाह बंगश को उस पद पर नियुक्त कर दिया। अब ये अहमद शाह बंगश कौन है पता है आपको? रोहेला। कौन है? रोहेलखंड की स्थापना करने वाला कौन है? अली मोहम्मद खां बंगश पठान। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी पद से हटा दिया। अहमद शाह बंगश को उस पद पर नियुक्त किया। 1758 तक उसने सरहिंद तथा लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, बाजीराव तथा बालाजी बाजीराव की नीति में एक अंतर यह था कि जहां बाजीराव को उत्तर की राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी, वहीं बालाजी बाजीराव दक्कन की राजनीति में विशेष रूप से रुचि लेते थे। ठीक है, 1952 में झलकी की संधि। अब ये बड़ी संधि है भाई, क्या है? मैंने बड़ी बड़ी संधियां बता दी आपको। कौन कौन सी बताई थी? एक मैंने अभी संघौला समझौता बताया, संघौला की संधि या संघौला समझौता बोलते हैं इसको। ठीक है, एक आ गई अब झलकी की संधि। कुछ मैंने कल बताई थी आपको, मुगी शिवगांव की संधि बताई थी, एक मैंने आपको बताई थी। अरे भाई, मुगी शिवगांव की संधि बताई थी। एक मैंने दुरई सराय या दोहरा सराय की संधि बताई थी। इनका क्रम याद रखना। मराठों में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो संधियों से बनते हैं। कहां से बनते हैं? आगे चलकर आप एक संधि से तो यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछती है। कौन कौन सी? बदेसु। अब आप बोलेंगे बदेसु तो कोई संधि है नहीं। दरअसल क्या हुआ था कि 3 संधियां आगे चलकर हम पढ़ेंगे, बहुत नजदीक नजदीक होती है। बसीन की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि और देवगांव की संधि। सॉरी, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो उसका ना पहला वर्ड याद कर लो। तो हम लोगों ने क्या किया अपने समय में, एक फॉर्मूला बना दिया, बदेसु। बसीन की संधि, दे मतलब देवगांव की संधि, और सु मतलब सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से यूपीएससी ने नहीं भी तो 7 या 8 बार पूछा है। कितनी बार? क्योंकि महीनों का अंतर है खाली। क्या है? क्यों पूछती है यूपीएससी वहां से कि सही क्रम लगाइए। कि आगे पढ़ेंगे हम, अभी हम चल रहे हैं आगे, मराठों में आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलो जी। तो भाई झलकी की संधि हो गई। निजाम ने मराठों को बरार का आधा क्षेत्र दे दिया। निजाम कौन? हैदराबाद के निजाम ने मराठों को बरार का आधा क्षेत्र दे दिया झलकी की संधि से। बरार बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, वहां का आधा क्षेत्र मिल गया। बालाजी ने अपनी सेना में गैर मराठों को भी भर्ती किया था। क्या किया था? गैर मराठों को भी भर्ती किया था। अब जी क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसकी डेट याद करनी है आपने। क्या करनी है? 14 जनवरी 1761। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, अकबर और हेमू। अकबर की तरफ से कौन? बैरम खां, उधर से हेमचंद्र विक्रमादित्य। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन? अहमद शाह अब्दाली और मराठे। अहमद शाह अब्दाली के ब्रैकेट में दुर्र दुरानी लिखना मत भूलना, दुर्र दुरानी से क्वेश्चन पूछता है।
2 क्वेश्चन पूछता है, ईरान का नेपोलियन वो होता है नादिर शाह, दुर्र दुर्रानी कौन, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, वो ईरान का है नादिर शाह, और अहमद शाह अब्दाली जो है वो कहाँ का है, अफगानिस्तानी है, अफगानी है, अफगानिस्तान से आता हो। ठीक है, तो 14 जनवरी भाई 1761। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः 2 कारणों का परिणाम रहा। पहला, नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। भाई सभी लूटना चाहते थे भारत को, भारत में जो भी आए बाहर से वो सब लूटना ही चाहते थे, पर भारत की एक विशेषता रही कि जो भी आए वो यहीं रह गए, बाहर जाते हुए दिखते ही नहीं। दिखते हैं क्या भाई, अलेक्जेंडर आया, बिफोर क्राइस्ट में आया, अंदर आते हुए दिखता है, वो तो शुक्र है कि भारत के अंदर तक नहीं आ पाया वो। लेकिन क्या हुआ कि जहां आज पाकिस्तान है, जो क्षेत्र है, वहां पर हम बोलते हैं हिंद यवन शासक, इंडो ग्रीक बन गए वो। क्या बन गए, इंडो ग्रीक बन गए, पता है ना। यानी यूनान के लोग जो वहां से आए थे, कहां से आए थे, यूनान से। ग्रीस कितनी दूर रह गया, वहां से लड़ते लड़ते आया सिकंदर, अलेक्जेंडर, अब वो तो मर गया। इराक जाते हुए, इराक में बेबीलोन में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इतना क्या कर दिया था उसको, घायल कर दिया था यहाँ के क्या योद्धाओं ने, है ना। वो डर भी गया था, ये लिखा हुआ नहीं होता किताबों में। वो समझ गया था कि यार पोरस की इतनी बड़ी सेना है जो सीमाओं पर है, इसके साथ युद्ध करने में इतनी दिक्कत हो रही, तो अंदर तो पता नहीं कैसे कैसे होंगे। और मैंने आपको बता दिया, धनानंद था, टकराता एक बार तो अलेक्जेंडर को पता चल जाता क्या कि मेन चीज क्या होती है, धन होती है। क्या होती है, धन। और फिर वीर भी थे यहाँ के लोग जो इधर के थे, है ना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य अपना अलग वो चला रहे थे, क्या, नंद वंश का अंत करने के लिए। ऐसे ही आप सुनते हो, शक आए वो भी यहीं रह गए, कुषाण आए वो भी यहीं रह गए। आपका श्यामपुर वाला क्षेत्र तो कनिष्क का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, अरे भाई खुद सोचो ना, मौर्यों के समय में कालसी से एक शिलालेख मिल रहा, इसका मतलब क्या है कि अशोक का क्षेत्र है। श्यामपुर में आपके बार बार जब खुदाई होती है तो कई चीजें मिलती हैं, तो बताया जाता कि कुषाण क्षेत्र था, ये क्या था, कनिष्क का क्षेत्र था। मथुरा जो था वो कनिष्क का क्षेत्र था, सिरविहीन प्रतिमा मिली है वहां से कनिष्क की, वो लोग भी यहीं रह गए। हूण आए, वो लोग भी यहीं रह गए। अरे भैया अंदर मुगल जितने भी लोग आए वो यहीं रह गए। क्या रह गए, बाहर जाते हुए नहीं दिखते। हमारे देवी देवता जितने भी हैं सब क्या है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं। क्यों रहते हैं, भगवान शंकर है, उनके पास त्रिशूल है। क्या नाम है त्रिशूल का, पिनाक, धनुष है पिनाक, शिव धनुष का नाम है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी हैं भगवान विष्णु हैं, उनके पास भी क्या क्या है, चक्र भी है, गदा भी है, सब है। यानी सारे देवी देवता क्या हैं, जो पूजनीय देवी देवता हैं। इवन देवियां जो हमारी हैं वो भी क्या है, शस्त्रों के साथ दिखती हैं। एक देवता है जो नहीं दिखते हैं, कौन, उनकी पूजा भी नहीं होती है, ब्रह्मा जी, सृष्टि के निर्माता, उनकी पूजा होती है। एक ही मंदिर है पुष्कर में, है ना। ऐसा बताया जाता है कि देवी देवता भी भाई किसके साथ दिखते हैं, शस्त्रों के साथ दिखते हैं। ऐसा क्या था, उन्हीं को हमने देवी देवता क्यों माना जो शस्त्रों के साथ दिखते हैं। भगवान राम है, वो किसके साथ दिखते हैं, धनुष के साथ दिखते हैं। लक्ष्मण उनके छोटे भाई, वो भी धनुष के साथ दिखते हैं। हनुमान जी किसके साथ दिखते हैं, गदा के साथ दिखते हैं। इसका मतलब कि बहुत प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र पर क्या हुए हैं, और उन जिन लोगों ने क्या किया, आपकी रक्षा की है, वो सभी क्या है आपके, समझ में आ रहा है। पूजनीय वही हैं जिनके पास शस्त्र है। चलो, झलकी की संधि बता दी, पानीपत के तृतीय युद्ध में बता दिया कि अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह की तरह क्या करना चाहता था, लूटना चाहता था। किसको, दिल्ली को, भारत को, है ना। अब भारत में भी दिल्ली, भारत में भी दिल्ली, और दिल्ली का पुराना नाम ढिल्ली का, दिल्ली का पुराना नाम क्या, ढिल्ली का। किसने बसाई थी दिल्ली, अनंगपाल तोमर ने बसाई थी। किसने बसाई थी, तो जो दिल्ली है वो अनंगपाल तोमर की है, लेकिन अभी वर्तमान में हम बोलते हैं कि लुटियंस की है दिल्ली। किसकी दिल्ली है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि लुटियंस ने डिजाइन तैयार किया था आपका दिल्ली का। जब आप जनपथ में जाएंगे, 12 खंबा रोड जाएंगे, तो वो सारे जो डिजाइन बना रखे हैं, वो जो मार्केट है, वो डिजाइन किसने बनाया है, दिल्ली का, लुटियंस ने बनाया, इसलिए लुटियंस दिल्ली बोला जाता है। ठीक है, चलो। रोहिला, अच्छा, दूसरा क्या था, मराठे हिंदू पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। मराठे क्या चाहते थे, हिंदू पातशाही, हिंदू, वो चाहते थे कि अब जो बादशाह हो वो कौन हो, हिंदू हो। कौन हो,
छत्रपति मतलब पेशवा हो या छत्रपति हो जो भी हो, तो हिंदू पादशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला तथा अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के का साथ दिया। किसका साथ दिया? ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इन्होंने उसका साथ दिया, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि ये दोनों मराठे सरदारों के हाथों हार चुके थे। अरे यार, तुम अंदर हारे थे ना देश के, आपस में निपटा देते, तुम बाहर वाले को क्यों क्या कर रहे हो? बाहर वाले का साथ क्यों दे रहे हो? मराठों की पराजय का कारण भी यही है कि जो मेन यहाँ के लोग थे उन्होंने साथ ही नहीं दिया मराठों का। साथ दे देते, अहमद शाह अब्दाली को हरा देते, ठीक है, पानीपत का युद्ध जीत जाते। चलो, इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में, बेटा कौन? विश्वास राव नाबालिग था, नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति जो था उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। कौन था? पेशवा खुद नहीं गए, पेशवा ने अपने बेटे नाबालिग बेटे को भेजा, क्योंकि योद्धा होते हैं तो योद्धा ये नहीं देखते कि तू अभी छोटा है। नाबालिग 18 साल से कम था ना, तो लेकिन बोला जाओ भाई युद्ध करो, बाहर से आक्रमण हुआ है, ठीक है। किसको भेजा? विश्वास राव को। लेकिन जो वास्तविक सेनापति था वो कौन था? सदाशिव राव भाऊ। समझ में आ गया? इस मराठा फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखाने की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इब्राहिम खां गार्दी। इसका नाम नहीं भूलना भाई, इसने साथ दिया। इब्राहिम खां गार्दी जो कि तोपची था, ठीक है, इब्राहिम खां गार्दी तोपची। पिक्चर में देख लिया होगा आपने, पिक्चर वैसे पूरी नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम खां गार्दी 14 जनवरी 1761 को मराठों ने आक्रमण आरंभ किया। मल्हार राव होलकर युद्ध के बीच में भाग निकले। मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वास राव, जसवंत राव, सदाशिव राव भाऊ, तुकोजी सिंधिया और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। कितने? इस युद्ध में 28,000 मराठा सैनिक मारे गए। उसमें भी विश्वास राव, जसवंत राव, सदाशिव राव भाऊ, तुकोजी सिंधिया, ये सब क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हुए? और 28,000 कितने सैनिक, ये तो डेटा है, पता नहीं कितने मरे होंगे, कितने वीर गति को प्राप्त हुए होंगे, ठीक है। जैन सरकार ने लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। कौन लिखते हैं? जैन सरकार लिखते हैं। कौन लिखते हैं? जैन सरकार लिखते हैं कि पूरे परिवार के परिवार, क्योंकि बेटा भी लड़ रहा था, बाप भी लड़ रहा था, सब भाई भी लड़ रहा था, मतलब एक ही परिवार से 4-4 लोग लड़ रहे थे, चारों क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हुए। चलो, पानीपत का तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित। अब आपने यहां से क्वेश्चन याद करना है कि प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? काशीराज पंडित थे। उन्होंने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसके लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। मराठों की पराजय का मुख्य कारण सदाशिव राव की कूटनीतिक असफलता थी। अब्दाली की तुलना में दुर्बल सेनापतित्व था। अब्दाली की सेना में, और मैंने बता दिया आपको यार, अब्दाली के साथ आपके 2 लोग जो यहीं के हैं, जो यहाँ के भूगोल से अच्छी तरह परिचित हैं, नजीबुद्दौला भी है, सुजाऊ अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी है, ठीक है, जो कि बता रहे हैं स्ट्रेटेजी क्या है इनके लड़ने की, ठीक। तो फिर तो हार नहीं था, है ना। तो विश्वासघात जिसको बोलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का एकमात्र मुगल वजीर इमादुल मुल्क का समर्थन प्राप्त था, जबकि राजपूत, सिख और जाटों ने मराठों का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये पहले ही आपस में लड़ रहे थे। इसलिए ना तो सिखों ने साथ दिया, न राजपूतों ने साथ दिया, न जाटों ने साथ दिया, ऐसा बताया जाता है इतिहास की किताब में, ठीक है। मैं भी वही बता रहा हूं भाई जो किताब में लिखा है, वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इतिहास पूरा सच लिखा गया है, बहुत सारी कमियां हैं इतिहास में। क्या है? क्योंकि उपनिवेशवादियों ने लिखा है इतिहास भारत का। किसने लिखा है? उपनिवेशवादियों ने लिखा है। जहां जहां पर आपको गर्व महसूस हो वो बातें नहीं लिखी गई हैं इतिहास में। इतना समझ में आया? ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मैंने कहा मराठों को एकमात्र मुगल वजीर किसने दिया समर्थन? इमादुल मुल्क ने दिया। किसने दिया? एकमात्र वजीर जो कि मुगलों की तरफ से था, वो था इमादुल मुल्क। पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 में मराठों की पराजय की सूचना जब बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा दिया गया संदेश, तो उसने कूट शब्द में बोला। उसने क्या बोला? ये आईएएस का क्वेश्चन है भाई। क्या है?
आईएएस का क्वेश्चन है, 2 मोती विलीन हो गए हैं, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई हैं, चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। डायरेक्ट नहीं बोलते हैं राजा के पास जाकर कि जी आपका बेटा मर गया, ऐसा नहीं बोलते हैं। पेशवा भी क्या एक तरह से राजा ही है ना। तो बालाजी बाजीराव के पास जब क्या करता है, एक व्यापारी कूट संदेश भिजवाता है, तो वो क्या बोलता है, 2 मोती क्या हो गए हैं, विलीन हो गए हैं। मोती कौन? विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। विश्वास राव और मोती विलीन हो गए हैं। 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई हैं, यानी सेनापति जो 22 बड़े सरदार थे, मराठा सरदार, वो भी क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। और चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। मतलब सैनिक जो मराठा सैनिक है उनकी तो गणना ही करना क्या है, असंभव लग रहा है। तो मैं बता रहा हूं 28,000 सैनिक मारे गए भाई, कितने, गणना कैसे करते युद्ध के मैदान में। तो ये आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया। ये किस अवसर पर कहे गए, आंसर 3rd बैटल ऑफ पानीपत के अवसर पर कहे गए। ठीक है, अब अगले बनते हैं भाई माधवराव प्रथम। कौन बनते हैं अगले पेशवा? अच्छा, क्या होता पुत्र वियोग में भाई, पिता क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है पिता की भी। 3rd पेशवा की भी क्या हो जाती है, कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद माधवराव प्रथम बनते हैं 1761 से 1772। इनके अंदर योग्यता थी, मैंने आपको बताया अभी कि अगर ये थोड़ा और जिंदा रहते तो मेरे ख्याल से मराठा शक्ति को क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे, फिर दोबारा इकट्ठा कर सकते थे और संभाल सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि असामयिक निधन। मैंने आपको एक सेइंग भी बताई थी, शायद ग्रांड डफ की सेइंग थी, किसकी थी, कि पानीपत का मैदान इतना घातक सिद्ध नहीं हुआ मराठों के लिए जितना कि चौथे पेशवा का असामयिक निधन, माधवराव फर्स्ट का असामयिक निधन। तो 1761 से 1772 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के बाद बालाजी का आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना। नया पेशवा केवल 17 वर्षीय अल्पवयस्क था, लेकिन योग्यता थी, क्या थी। अतः पेशवा परिवार के सबसे बड़े जिम्मेदार सदस्य उसके चाचा रघुनाथ राव को उसका रिजेंट बनाया गया। किंतु इस काल में पेशवा और उसके चाचा के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए, जिसके कारण दोनों के मध्य युद्ध हुआ। ये बड़ी समस्या है, सत्ता जो होती है, सत्ता के लिए चाचा और भतीजे के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। राघोबा बोलते हैं रघुनाथ राव, क्या बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं राघोबा, रघुनाथ राव। अब ये आगे चलकर दिक्कत पैदा करेंगे, आंग्ल मराठा संघर्ष होगा अभी आगे चलकर, अंग्रेज भी कूदेंगे। अब अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे कौन, मराठे। तो मैंने कहा मराठों के इतिहास क्या थोड़ा लंबा है, उसको पूरा पढ़ना है आपने, ठीक है। 1763 में निजाम को पराजित किया गया भाई, हैदराबाद में भी निजाम चल ही रहा है। 1771 में मैसूर के हैदर अली को पराजित किया गया। हैदराबाद में निजाम है, नीचे कर्नाटक मैसूर में कौन है, हैदर अली है, श्रीरंगपट्टनम मैसूर, की समझ आ रहा है। मतलब हैदर अली और हैदर अली का बेटा आगे चलकर टिप्पू सुल्तान, ठीक है। चलो जी, और नजराना देने के लिए बाध्य किया गया, रोहिलों को हराया गया भाई। रोहिले कौन, रोहिलखंड बरेली वाला जो रीजन है, रोहिलों को हराया गया। राजपूत राज्यों और जाटों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अधिकार को फिर से दावा किया गया। राजपूतों को भी अधीन लाया गया, जाटों को भी अधीन लाया गया, है ना। 1763 में राक्षस भवन की संधि, अब ये बड़ी संधि है, फिर दोबारा राक्षस भवन की संधि क्या है, बड़ी संधि है। इसमें क्या हुआ, माधवराव प्रथम और निजाम के बीच में हुई, हैदराबाद के निजाम के बीच में हुई। इस संधि में मराठा इतिहास में इसलिए महत्व है क्योंकि इस संधि से मराठों तथा निजाम के संबंधों में ठहराव आ गया। अब ये आपस में नहीं लड़ेंगे कुछ समय तक, कौन कौन, मराठे और निजाम। कौन सी संधि, राक्षस भुवन की संधि, ठीक है। 1771 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित किया। यूपी पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा कि शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित करने में किस मराठा सरदार की भूमिका थी। आंसर, बहुत बड़े मराठा सरदार थे भाई, महादजी सिंधिया। और मैंने आपको बता दिया सिंधिया परिवार आज भी है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया और जो दूसरे सिंधिया हैं आपके जितने भी आप सुनते हैं वो सब सिंधिया परिवार से हैं, ठीक है। तो मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में किस मराठा सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंसर, महादजी सिंधिया, ठीक है। बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया, मराठों का बादशाह क्या बन गया, पेंशन भोगी बन गया।
नवंबर 1772 में माधवराव की 6 रोग, ट्यूबरक्लोसिस, 6 रोग बोलते हैं टीबी, और टीबी आपको पता है पहले कैसी बीमारी थी, जैसे आज कैंसर है वैसे टीबी थी उस समय। ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो गई, मराठा राज्य पुनः गहरे संकट में आ गया। फिर समस्या भाई। अब बने माधवराव नारायण। अगले पेशवा कौन बने? 5वें माधवराव नारायण। 1774 में पेशवा नारायण राव की हत्या के पश्चात 12 भाई परिषद ने उनके पुत्र माधवराव नारायण को पेशवा बनाया। बीच में भाई नारायण राव भी आएंगे, पहले उनकी हत्या हो जाएगी। कौन करेगा? राघोबा। कौन करेगा? पहले नारायण राव आएंगे, पेशवा नारायण राव 1774 में आएंगे, मतलब 72 से 74, 2 साल के लिए नारायण राव आएंगे। नारायण राव की हत्या कर देगा कौन? रघुनाथ राव। और ये बड़ी अजीब सी बात है, परिवार के अंदर ही क्या होने लग गई? सत्ता के लिए हत्याएं होने लग गई। ठीक है, फिर आएगा कौन? पेशवा माधवराव नारायण। और क्योंकि छोटा बच्चा है माधवराव नारायण, क्या है, तो देख रेख के लिए 12 भाई परिषद, 12 जो लोग हैं उनकी एक परिषद बनती है। शासन का कार्य वो 12 लोग देखते हैं, लेकिन पेशवा का जो पद है वो किसके पास है? एक छोटे बच्चे के पास है, जिसका नाम क्या है? माधवराव नारायण है। ठीक है। नाना फडणवीस के अंतर्गत एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। वास्तविक प्रशासन अब इसी परिषद के हाथों में निहित थी। माधवराव नारायण के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, क्या बनेगा? किस पेशवा के समय में फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ और एंग्लो मराठा युद्ध हुआ? आंसर माधवराव नारायण। शायद इनको तरुण पेशवा के नाम से भी जानते हैं। एक बार क्वेश्चन बना, देखो तो जरा, तरुण पेशवा के नाम से। क्या ये वही पेशवा हैं जिन्होंने आत्महत्या की? देखो, चेक करो, छोटे थे ना। तरुण पेशवा के नाम से किन्हें जाना जाता है? और साथ में ये पता करना है कि किसने आत्महत्या की थी। इन्होंने की थी। क्यों? क्योंकि नाना फडणवीस से परेशान होकर। किससे? बाद में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई, दुख हो गया ना उन्हें। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत कठोर अनुशासन भी क्या नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ये माता पिता के लिए भी है कि बच्चों पर इतना भी अनुशासन मत वो करो कि बाध्य कर दो कि नहीं जी तुम्हें बनना ही पड़ेगा, IIT निकालना ही पड़ेगा, तुम्हें IAS निकालना ही पड़ेगा। अरे यार, समय लगता है हर चीज में। ठीक है। और मस्तिष्क की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब थोड़ा कि जीवन लीला समाप्त हो जाए। समझ में आया? तो माधवराव नारायण के शासनकाल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 1782 तक चलता है। कब चलता है? 1775 से 1782 तक चलता है। वो किसके समय हुआ? माधवराव नारायण के समय हुआ। उसके बाद अब बनते हैं कौन? बाजीराव सेकंड। कौन बनते हैं भाई? बाजीराव सेकंड। अब ये बाजीराव सेकंड कौन है? 1796 से 1818, ये उसी रघुनाथ राव के पुत्र हैं, राघोबा, जिसको मैं बोल रहा था। क्या बोल रहा था? राघोबा। माधवराव नारायण की मृत्यु के पश्चात राघोबा का पुत्र बाजीराव सेकंड पेशवा बना, क्योंकि वंश में अब कोई बचा ही नहीं तो कौन बनेगा, है ना। तो राघोबा का पुत्र कौन बना? बाजीराव सेकंड बना पेशवा। ठीक है। वह एक अकुशल शासक था जिसने अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी में मतभेद प्रारंभ कराया। इससे मराठा बंधुत्व पर गहरा धक्का लगा। 1802 में बसीन की संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार करके मराठा अधिकारियों में मतभेद प्रारंभ हो गए। सिंधिया तथा भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। सिंधिया और भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। अब उसके बाद आप आगे चलकर पढ़ते हो, कब? 1757 में पढ़ेंगे। अब आप क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे भाई? 1857 में पढ़ेंगे। अब आप क्या पढ़ेंगे? इसी वंश के कौन होंगे? बिठूर कानपुर से नाना साहब। एक नाना साहब हमने पहले पढ़ लिए, एक नाना साहब हम आगे पढ़ेंगे, वो 1857 के रिवोल्ट में पढ़ेंगे। नाना साहब वो इसी वंश में चल रहे होंगे। उनकी पेंशन बंद कर देगी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। बोलेगी कि भाई समझौता आपके पिता के साथ हुआ था, आपके साथ नहीं हुआ था।
तो फिर वो भाग लेंगे किसमें, 1857 के रिवोल्ट में। उसके बाद नेपाल चले जाएंगे, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई या क्या हुआ। ठीक है, अब पढ़ना हमने भाई आंग्ल मराठा संघर्ष। क्या पढ़ना है? आंग्ल मराठा। अब अंग्रेज आएंगे। अब कौन आएंगे? अंग्रेजों का संघर्ष मराठों के साथ। तो समय कितना हो गया, तो इसको अलग से बता दूं? ठीक।